बच्चों, आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन पेपर जो हमारा सॉल्यूशन बना रहे हैं 2000 फरवरी 2023 का फिजिक्स का, तो उसे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के, मतलब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 तक के हमने सॉल्व किए थे। चौथा हमने यहाँ तक के आ गए थे, ये शुरू नहीं किया था। आज हम यहाँ से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोगों को शुरू से सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, ये फरवरी 2023 का है, फिजिक्स उर्दू मीडियम का। तो ये जो पेपर हम बना रहे हैं, इस पेपर को बनाने का मकसद ये है कि आप इसको अच्छे से सॉल्यूशन देखिए, पूरा लेक्चर शुरू से लेकर आखिरी तक के देखिए, पूरे पार्ट इस पेपर के पूरे अच्छे से देखिए और समझिए कि मैं कैसे सॉल्यूशन का तरीका बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में आप ऐसे अगर लिखते हो तो आपको उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों का पेपर भी उसी तरीके से लिखा रहेगा जैसा बोर्ड में आपको बोला गया है। तो आप इस तरीके को फॉलो कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको लेने का मकसद यही है। और एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं आपके, तो और भी अच्छा प्लस पॉइंट मिल जाएगा आपको फिर क्या है कि वहाँ से और पासिंग आसानी से निकल जाएगी। तो इसीलिए सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। और जैसे कि बताया गया था, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी इस लेक्चर का जो मैंने पहला पार्ट बना लिया हूँ इस पेपर का, वो पीडीएफ के शक्ल में मेरे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डाला हूँ। यूट्यूब चैनल के ऊपर कम्युनिटी टैब जहाँ पर है, आप कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, उसके अंदर दिया हूँ मैंने सारी चीज़ें पीडीएफ करके, उसके अंदर अवेलेबल है। क्लिक करोगे आप वहाँ से पीडीएफ देख सकते हो। गूगल ड्राइव खुल जाएगा मेरा, वहाँ से आपको पीडीएफ आप इसकी निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मेरे ऐप पर चले जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन में बोला है एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट कवा के फर्क से यानी एक्सेलरेट किया गया, तो डी ब्राय तुले मौज एनएम में मालूम कीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है उसको क्या किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। अब थोड़ी देर के लिए हम समझ कर चलते हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो सुकून की हालत में है, तो सुकून के हालत में अगर कोई चार्ज है उसको अगर हरकत में लाना है, तो हरकत में लाने के लिए जाहिर सी बात है उसको हम धक्का तो देंगे नहीं। उसको क्या किया जाता है, कवा का फर्क लगाया जाता है। उससे होता क्या है कि वो हरकत में आ जाता है। किस तरीके से समझते हैं इस चीज़ को, जैसे कि मैं अगर बोलूँ आप लोगों को, देखिए मैं स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इसको अच्छे से समझिएगा। ये वाली जो हमारे पास स्पेस है, इस स्पेस में मैं फिगर के जरिए से आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हम कुछ फिगर्स लेते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। ये जो कर्सर आप देख रहे हैं इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर आप कहाँ फोकस करोगे, ये जो दिख रहा है ना, ये जहाँ जहाँ मैं लेकर जाऊँगा यहाँ पर इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर अजम्पशन ले लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 प्लेट लिए हैं, कुछ ऐसे समझ के चलिए। एक प्लेट ये वाली लिया मैंने, और इसी को एक और कर देते हैं शिफ्ट। थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं, पहले हम थोड़ा सा जगह बढ़ा लेते हैं। तो अब देखिए आप लोग, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो एक प्लेट लिया हूँ ऐसे ही एक सेम प्लेट ले लेते हैं। देखो समझ के चलो, यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 प्लेट लिए हैं। एक प्लेट के ऊपर हमने क्या किया, इसको कवा का फर्क लगाए। कवा का फर्क लगाना मतलब क्या है, हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है। इसको बैटरी किस तरीके से लगाना है ये भी बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मैंने टाइम को बचाने के लिए वीडियो को रोक दिया था और इस शक्ल को मैंने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव ये बैटरी है, यहाँ पर हमने जो लिया है ये है हमारा एक बरकी खाना। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बरकी खाना लिया है। ये जो प्लेट है इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं पॉजिटिव प्लेट और एक को नाम देते हैं नेगेटिव प्लेट। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि बरकी खाना लगाया हूँ, ये जो 2 प्लेट है इनके ऊपर हम समझ लेते हैं। जैसे ही हम करंट यहाँ से सप्लाई करना शुरू करेंगे, समझ के चलिए, छोटा सा सर्किट लिया हूँ। जैसे ही हम बरकी खाने को ऑन करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट इधर से निकलेगा और इधर जाएगा।
और ये इधर से निकल कर इधर का जो है नेगेटिव चार्ज। अब समझ लीजिए आप, इसके ऊपर जो है ना इधर पॉजिटिव लगा हुआ है, तो इसकी वजह से ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और इधर की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैपेसिटर भी ऐसे ही चार्ज होता है, अगर आपको याद होगा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, तो कैपेसिटर को भी ऐसे ही चार्ज करते थे हम लोग। तो ये प्लेट के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव 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 ऐसे आ जाएगा। चलो पहले हम इसको लगाने से पहले ऐसे समझ कर चलते हैं कि यहाँ पर हम एक चार्ज ले लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर कोई एक चार्ज है, चार्ज हम जो है ना नेगेटिव लेकर चलते हैं, ऐसा समझ लो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है मनफी, ये जगह पर, कौन सी जगह पर, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक मनफी चार्ज लिया है, हम चाहते हैं इस मनफी चार्ज को यहाँ से हटाया जाए। तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को दूर धकेलने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। उससे होगा क्या कि बाहर जाके खेलो जाओ। तो यहाँ पर जो है हमने नेगेटिव चार्ज लिया है। अब अरे उसको हिल जाएगा बेटा, वो स्टैंड हिल जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ से मूव करना है, हिलाना है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव काम करेगी। ये पॉजिटिव की वजह से ये प्लेट जो हो जाएगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली प्लेट जो हो जाएंगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो कैसे दिखेगी ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पर आ जाएगा आपका इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है पॉजिटिव। तो करंट कैसे फ्लो करता है आपको पता है, आई जो है करंट बरकी रहो, इस सिम्पल में ऐसे जाएगा और ऐसे होते वापस भी आता है वो, और यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, माइनस माइनस। हमने चार्ज कितना, हमने यहाँ पर कितना पोटेंशियल लगाए हैं, 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, कवा का फर्क लगाए है इसके ऊपर, ठीक है। ये अपने को बोला है, जब इसके ऊपर ये पॉजिटिव, हमने इसके ऊपर कवा का फर्क लगा दी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। तो आपको तो ये पता ही है जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव की जानिब खींचा जाता है, अट्रैक्ट होता है, गर्दिश क्या करता है, उसको कशिश कर लेगा नहीं पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट जो है मनफी, जो मुस्बित है, उस मनफी को अपनी जानिब खींचेंगी, जबकि ये क्या करेगी, उसको रिपेल करेगी इधर, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को यानी माइनस मनफी मनफी को धप्पा करता है, दफा। तो ये क्या करेगा, उसको धकेलेगा और ये उसको अपनी जानिब खींचेगा। तो ये वाला चार्ज जो है इधर जाएगा, यानी ये क्या होगा, इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी यहाँ से, और रफ्तार बढ़ने की वजह से ये इसकी जानिब खींचा जाएगा, ऐसे हम कह सकते हैं। यानी ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है हमारा, जैसे ही ये सुकून की हालत में था, शुरू में जीरो पर था, स्पीड रफ्तार कैसी थी, जीरो थी। रफ्तार जैसे ही प्लेट आने की वजह से वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है, उसने अपनी जानिब उसको खींच लिया है, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट हो गया, उसके पास इसरा आ गया। इसरा क्या होता है, रफ्तार की तब्दीली की शरह, यानी रफ्तार में जब तब्दीली होती है, स्पीड में उसकी जो चाल है उसमें तब्दीली होगी, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर इसरा दिखाई देता है। यही तो इसरा की तारीफ हमने पढ़े थे। अभी हमने बोला है कि चार्ज सुकून की हालत में था, जैसे ही वहाँ पर पॉजिटिव आया फटाक से उसकी तरफ चला गया, मतलब उसकी स्पीड जीरो से लेकर कुछ स्पीड तक क्यों बढ़ गई है। तो रफ्तार में क्या हुआ है, यहाँ पर बड़ा तब रफ्तार बढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह आगे की जानिब जाएगा। तो यही हुआ है इस जगह पर। तो मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया हो। चलिए कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने सब कुछ बताया हो आपको, चार्ज आगे बढ़ता कैसे है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो नहीं किया है, ये आपको समझाने के लिए था। तो अब नीचे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए तूले मौज का मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इस जगह पर, यहाँ पर अपने को क्या है, तूले मौज यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रॉय हम उसको उर्दू में कहते हैं। तूले मौज यहाँ पर जो है उर्दू में मीन्स उसको एक्चुअल में प्रोनाउंस ही वैसे किया जाता है उसको, डी ब्रोगली। हम वैसे दिखने में ऐसा लगता है डी ब्रोगली, डी ब्रॉय पढ़ते हैं उसको बहुत सारे, तो डी ब्रॉय ही पढ़ा जाता है जनरली उसको। तो यहाँ पर जो है वेवलेंथ को हम लैम्बडा से जाहिर करते हैं, और यहाँ पर इसका जाब्ता डायरेक्ट होता है। क्या जाब्ता है बता देता हूँ, लैम्बडा बराबर 12.28 बटे जजर वी, और ये ए फॉर यहाँ क्या है, ए का मतलब है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ना वेवलेंथ यानी बहुत छोटा एक यूनिट होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, और इसको जो है वेवलेंथ वगैरह नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा है एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की कुव्वत वज़ा 10, बहुत ही छोटा है, 10 की कुव्वत वज़ा 10 मीटर। ये जाब्ता है इसका। वी जो है यहाँ पर वो क्या है, कवा का फ़र्क है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमें कवा जो दिया है सवाल में वो कितना है, 100 वोल्ट दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या है, कवा लिखा हूँ कितना, 100 वोल्ट। यहाँ पर ये दिया हुआ है इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ, वी के जगह पर हमने 100 रख दिए। 100 रखने के बाद क्या होगा, जजर में से 100 बाहर निकल जाएगा। जजर 100 का जजुल मुरब्बा कितना होता है, 10 होता है, सभी को पता है। तो हमने 10 बाहर निकाल दिया, 100 का 10 बना के बाहर निकाल दिया। अब ये 12.28 है, 12.28 को 10 से तकसीम करने पर वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, 1.228, 10 की कुव्वत वज़ा 10 है।
हमें सवाल में बोला है कि नैनोमीटर में मालूम कीजिए, एनएम में मालूम कीजिए, मीन्स नैनोमीटर में मालूम कीजिए। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की कुव्वत वजन 9 मीटर। नैनोमीटर बोले तो 10 की कुव्वत वजन 9। यहाँ पर तो वजन 10 है, तो वजन 10 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको वजन 9 बनाया और इसमें से जो एक बचा था वो इसको दे दिया, तो जिसके वजह से 0 पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये इधर चला जाएगा पॉइंट, तो ये 0.1228, 10 की वजन 9 बन गया। अब ये है अपना वजन ओ में आ गया है, हमें वही चाहिए था, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 0.1228 और हमारा आंसर हो गया नैनोमीटर। तो लैम्बडा की कीमत मिल गई है 0.1228 नैनोमीटर। तो ये था इस सवाल का जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल क्या है, बोला है अगर किसी सड़क के लिए रगड़ को सिफर कर दिया जाए तो क्या इस पर गाड़ी बहिफाजत हरकत करेगी। अब ये सवाल पूछ रहा है अपने को, किस तरीके से इसका जवाब बना के लिखना है आपको पता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इस तरीके से। मान लीजिए आप रास्ते पर चल रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं। चलिए बाइक से जा रहे हैं समझ के चलिए। आपको पता है रास्ता अगर सूखा हुआ है और नया रोड, अच्छा रोड बना हुआ है, और उसी तरह अगर हम बात करें गाड़ी के टायर भी हमारे अच्छे हैं, तो हम गाड़ी को बहुत अच्छे से उसके ऊपर चला सकते हैं, हिफाजत से चला सकते हैं। लेकिन गाड़ी के टायर अगर हमारे ख़राब हो जाए, यानी उस चिकने से हो जाए पूरे, और पानी रास्ते के ऊपर गिरा हुआ है, ऐसे में क्या है, गाड़ी स्लिप होती है। इसके पीछे जो रीज़न होता है वो होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिसको हम कहते हैं रगड़, उर्दू में रगड़। ये रगड़ ही होती है जो गाड़ी को, टायर को रास्ते, रोड के ऊपर से फिसलने से रोकती है। जब अच्छा सा रगड़ होगी, दो चीज़ों के बीच में, दो सतहों के बीच में रगड़ अच्छी होती है, तो वहाँ स्लिप नहीं होता है ऑब्जेक्ट। वैसे ही अगर आप बात करें रास्ते, बारिश वगैरह के दिनों में आप देखते हैं कि गाड़ी ज़्यादा स्लिप होती है गीले रास्ते होने की वजह से। उसी तरह अगर बात करें रोड के ऊपर अगर ऑयल वगैरह गिरा हुआ है तो वहाँ पर वो भी गिरती है, स्लिप होती है। इसका वजह ही होती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर कम हुआ तो गाड़ी जो है वो आपकी जो है लड़खड़ाएगी। अगर तो और फ्रिक्शन अगर ज़्यादा रहा तो गाड़ी आपकी बचते हुए चलती है। अब यहाँ पर तो सवाल में अपने को क्या बोल रहा है, एकदम ज़ीरो फ्रिक्शन ही कर देने के लिए बोल रहा है। हमने तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है डे टू डे लाइफ में। डेली लाइफ में हम देखते ही रहते हैं गाड़ी के ऊपर, रास्ते के ऊपर अगर ऑयल भी गिर जाता है और गाड़ी उसके ऊपर स्पीड से अगर चलाते हुए टर्न ले लिए तो गई गाड़ी हमारी, समझ लो स्लिप हो गए। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो एकदम जीरो फ्रिक्शन करने के लिए बोल रहा है, रगड़ को सिफर कर दिया जाए तो खतरा तो ऑब्वियस बढ़ ही जाएगा, तो यहाँ पर चांस ही नहीं बनता है। तो सवाल का जवाब आप किस तरीके से लिखोगे, देखिए आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर, अगर किसी सड़क के लिए रगड़ सिफर हो जाए तो गाड़ी के लिए इन सड़कों पर महफूज तरीके से चलना बहुत मुश्किल होगा। देखिए मैं जवाब कैसे लिख करना है बता रहा हूँ उसका तरीका। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट दिया हूँ, आप 2 पॉइंट भी लिख दोगे तो चलेगा, जैसे भी आपको लगता है। महफूज तरीके से चलना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि गाड़ी को रोकने के लिए, मोड़ने के लिए रगड़ की ज़रूरत होती है। इस सड़क पर गाड़ी के लिए महफूज तरीके से चलना नामुमकिन होगा। तीसरा पॉइंट, रगड़ वो कुव्वत है जो रास्ते में, यानी दो रास्तों के दो सतह में के दरमियान हरकत की मुखालिफत करती है। रगड़ के बगैर गाड़ी के टायरों की सड़क की सतह पर कोई गिरफ्त नहीं होगी और गाड़ी फिसल जाएगी और बेकाबू होकर फिसल जाएगी, ये बोला गया है। यानी हमें जवाब बताया है इसका, बोला था वैसे आप जवाब में नहीं भी लिख देते तो चल जाता था, काम हो जाता। इससे ज़्यादा अपने को बड़ा चढ़ा के लिखना ही नहीं, नहीं भी अगर बोल देते, लेकिन नहीं बहुत छोटा हो जाता था, इसलिए एक भी अगर दे दिया आपने इतना पॉइंट तो सफिशिएंट रहेगा। एक ही मार्क का क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। छठा पॉइंट, आई थिंक छठा ही होगा। छठे इसमें क्या बोला है, बरकी मैदान की शिद्दत और तदरीजी कवा के दरमियान ताल्लुक बताने वाले ज़ाब्ते को बयान कीजिए। यानी बरकी मैदान की शिद्दत, यानी बरकी मैदान की शिद्दत जिसको हम ई से जाहिर करते हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। बरकी मैदान की शिद्दत और तदरीजी कवा, अभी बरकी मैदान की शिद्दत को हम ई से जाहिर करते हैं, तदरीजी कवा यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इंग्लिश में उसको कहते हैं, इसको हम कैसे जाहिर करते हैं, क्या होता है ये भी बताता हूँ। देखिए एक ज़ाब्ता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैंने आपको अच्छे से पढ़ा कर भी दिया हूँ, सारी चीज़ें भी समझाया उसके अंदर। तो उसके अंदर एक ज़ाब्ता हमने देखे थे जिसको हमने कहा था रिलेशन बिटवीन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई और कवा वी में ताल्लुक क्या होता है, ई बराबर माइनस dv/dx। इसका ज़ाब्ता ही हमने बनाए थे, सवाल ही करके प्रूफ करके बनाया है dv/dx। ये जो dv/dx है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, तदरीजी कवा कहते हैं। तो ज़ाब्ते के हिसाब से अगर मैं इसकी जगह पे dv/dx की जगह के लिख दूँ तो हमारा ज़ाब्ता बन जाएगा ई बराबर माइनस के। ये हो गया इसका ज़ाब्ता, जैसे कि जो बोला है दरमियान ताल्लुक बताने वाले ज़ाब्ते को बयान कीजिए, ये है ज़ाब्ता हो।
तो ये के जो है यहाँ पर के क्या है अपना dv/dx है। यहाँ पर जो टर्म्स मैंने दिया हूँ ये v क्या है, यहाँ पर v बोले तो बर्की कवा है, ओके। और ई क्या है, बर्की शिद्दत है। ई जो है यहाँ पे जो लिया है वो बर्की शिद्दत है। के जो है वो क्या है, तदरीजी कवा है। बस इतना है। 1 मार्क के लिए ही क्वेश्चन आया है, इसलिए इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है। 4th क्वेश्चन में इसके बाद हमारा कितना है, 7th आ गए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7th का देखते हैं। 7th क्वेश्चन में अपने को क्या है, एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल को समझते हैं। 1 सेकंड के बाद, क्वेश्चन में बोला है 1 सेकंड के बाद सादा मौसीकी हरकत अंजाम देने वाले जर्रे की रफ्तार मालूम कीजिए, जबकि इसका हटाव की मसावत सवाल में दी हुई है। x बराबर 5 sin πt/3 से जाहिर किया जाता हो। एक बार फिर से बता देता हूँ, अपने को क्या करना है, 1 सेकंड के बाद सादा मौसीकी हरकत अंजाम देने वाला जर्रा, SHM करने वाले जर्रे के लिए रफ्तार मालूम करने के लिए बोल रहा है, और इसके हटाव की मसावत अपने को ये दी हुई है। तो सवाल का जवाब किस तरीके से बनाओगे, न्यूमेरिकल कैसे हल करोगे, 1 ही मार्क के लिए आया तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सवाल जो है अपने को दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है x बराबर 5 sin πt/3। तो मैंने वही लिखा हो, x बराबर 5 sin πt/3 मीटर, और t दिया हुआ है सवाल में जो बोला है ना 1 सेकंड के बाद, तो t बराबर 1 सेकंड लेना है। तो अब क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर हल करने का तरीका बताया हूँ आपको, देखिए v बराबर जो होता है ये जो है रफ्तार की तारीफ के मुताबिक आप लिख सकते हो। ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। तो क्या करेंगे, हम रफ्तार की तारीफ के मुताबिक लिख सकते हैं। v बराबर क्या होता है, dx/dt होता है ना। x क्या है, हटाव है, t क्या है, टाइम है, और x की कीमत हमें जो दी हुई थी वो यहाँ पर लग दो। x की जो ऊपर हमने लिखे थे, x बराबर 5 sin πt/3। यहाँ पर करना क्या है आप लोगों को ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे, 5 कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, इसको बाहर निकाल दो, और ये डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है उसको अंदर भेज दो। तो 5 को हमने बाहर निकाल दिया, और d/dt जो है उसको अंदर भेज दिया ब्रैकेट के। अब d/dt साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता होगा। मैं एक जाब्ता लिखता हूँ साइड में, जाब्ता आपको पता होना चाहिए, ये है जाब्ता, d/dx साइन ax बराबर होता है, a जो है ना x के साथ में उसको पहले लिख दिया जाता है और लिखा जाता है cos ax। cos ax ये जाब्ता है, ये याद रखिएगा। जो जाब्ता लगाए है ना वहां पर, वो जाब्ता यहाँ पर मैंने साइड में लिखा हूँ, ठीक है। साइन ए एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ए एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन साथ में एक्स के ए है, उस ए को पहले लिख दो और लिख देना कॉस ए एक्स। अब क्या करें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव ले लिया, साइन देखिए टी यहाँ पर हमारा एक्स नहीं है, हमारा यहाँ पर क्या है, टी है, तो फर्क नहीं पड़ता अपने को, एक्स रहेगा टी रहे, हमें आंसर उसी तरीके से लिखेंगे प्रॉपरली। साइन का डेरिवेटिव फाई तो अपनी जगह पर जैसे कि वैसे, इसका डेरिवेटिव वहाँ पर जाब्ता लिखा है cos πt/3, क्योंकि यहाँ x था तो एक साथ में यहाँ पर क्या है, πt/3 है तो πt/3 आएगा, πt/3, और t के साथ में कौन है, वहाँ a था तो a बाहर निकला था पहले आया था, यहाँ π/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी हमारा जो जवाब है वो कैसे बन जाएगा, देखो 5 के साथ में ये π/3 कॉन्स्टेंट है, मुस्तकिल है, उसको उठाकर लाओ यहाँ पर लिखो 5 के साथ में, तो 5 π/3, और फिर ये cos πt/3 जैसे कि वैसे यहाँ पर ऐसे, ओके। बाद में टी की कीमत जो है अपने को बोला, जो है दिया हुआ टी बराबर 1 सेकंड के बाद बोला था, तो टी की जगह पर हमने इस जगह पर 1 रख दिए। अब इसको हल कर दीजिए, तो हल कैसे करेंगे, 5 π/3 और cos जैसे कि वैसे π/3, cos π/3, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, यहाँ पर लिख देना, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। और सभी को पता होगा, मुझे जहां तक लगता है कि cos 60 की कीमत क्या होती है। ये बॉक्स में इसलिए कर रहा हूं मैं, जब जब कोई चीज़ नई लग रही है मुझे तो मैं साइड में मेंशन कर रहा हूँ उसको, तो आप फोकस किया करो, जब कर्सर चलता है ना ये, तो वो कहाँ पर चल रहा है, मैं जहाँ लिख रहा हूँ उस जगह पर। तो 5 π/3 की कीमत 60 होती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ cos 60,
कॉस 60 की कीमत होती है 1/2। कॉस 60 की कीमत क्या होती है? 1/2 होती है। तो हमने कॉस 60 की जगह पर यानी कॉस पाई/3 की जगह पर लिखा 1/2। ये भी लिख देता हूँ मैं साइड में कीमत। ये कहाँ से लाए हमने तो पता होगा ना आपको, अगर याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। कॉस पाई/3 इसकी कीमत होती है 1/2। पीडीएफ जब मिलेंगी ना आपको, ये पीडीएफ में आप इसको अच्छे से पढ़ना सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ पीडीएफ जो सेक्शन नंबर इसका जो पीडीएफ है यानी पार्ट 1 की पीडीएफ सभी तक के पहुंच गई होंगी। उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वो ये आप जो है ना इतनी स्क्रीन देख रहे हो, पीडीएफ के अंदर आपको पूरी सिस्टमेटिक एक के बाद एक के बाद एक दिखता है। तो ये पूरा पीडीएफ में बन जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ बना डालता हूँ मैं इसको, और ये पीडीएफ बनाने के बाद में ना मैंने बच्चों तक के पहुंचा भी दिया हूँ, सभी बच्चों को मिल भी गई है जहाँ तक कि मुझे लगता है। ये भी जो है आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज का लेक्चर भी पीडीएफ के शक्ल में आ जाएगा और मेरे ऐप के अंदर वो आपको मिल जाएगा। नंबर तो आप लोगों को पहले पता ही है, ऑलरेडी शुरू में ही बता देता हूँ मैं। नंबर पार्ट 1 में भी मैंने सारी चीज़ें बताया था, इस डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिए तो आप चल जाएगा, पता चल जाएगा आपको। आज थोड़ा सा पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, वरना इतना दिक्कत देता नहीं है कभी। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 यहाँ रख दिए। अब ये 3 को 2 से ज़रब कर दो, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। 5 पाई/6 ऐसे हो जाएगा, 5 पाई/6। 5 की कीमत, पाई की कीमत कितनी होती है? पाई की कीमत अपने को पता है, साइड में लिख देना। पाई ये इतना छोटा छोटा जो है ना एग्जाम में नहीं भी लिखे तो चलेगा, वो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ताकि आपको पता रहे हम क्या लिख रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। पाई बराबर पाई की कीमत होती है 3.14 या फिर 22/7। ये 22/7 ना 10वीं तक्के के लिए ठीक था। अब हम बड़े हो गए हैं, अब बड़े हो गए हैं, इसका मतलब आप जो है ये 22/7 नहीं लिखोगे, अब 3 पाई की कीमत ओरिजिनल वाली ही लिखना, ठीक है। पाई की कीमत जो है यहाँ पर 3.14 वाली ही लेना, 22/7 नहीं भी लिखे तो चलेगा, 10वीं तक के ठीक था। तो आपने यहाँ पर पाई की कीमत रख दी 3.14 डिवाइडेड बाय 6। फिर क्या करना है, 5 को आप ज़रब दोगे, ये 5 को 3.14 से ज़रब कर दोगे। तो ज़रब करोगे तो आंसर पता है आपको क्या करोगे, 5 जैसे भी आता है आपको, मैंने बताता हूँ इसमें। तो आंसर जो आ जाएगा कैलकुलेटर से नहीं करना है, लॉक टेबल से करना है अगर नहीं आता है तो। लेकिन इतनी ज़रब तो आ जाएगी आपको, 3.14 को 5 से ज़रब करने के लिए लॉक टेबल का टाइम पास मत करना उतना, डायरेक्ट ही कर देना ज़रब। तो ज़रब करोगे तो मिल जाएगी ज़रब 15.7 डिवाइडेड बाय 6, यानी तकसीम में दिया हुआ है 6। 15.7 को फिर 6 से तकसीम करना, 6 से तकसीम करोगे तो आपको जवाब मिलेगा 2.61। और चूंकि हम रफ्तार मालूम कर रहे हैं, वेलोसिटी मतलब स्पीड मालूम कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड उसका, तो v क्या आ जाएगा, रफ्तार का मैग्नीट्यूड यानी चाल कितनी आ जाएंगी, v बराबर 2.61 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल। और मीटर पर सेकेंड जो है इसका SI इकाई है, यानी उसका यूनिट है। यूनिट लिखना कंपलसरी है, यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, इस बात का ख्याल रहे। तो हमने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ऐसे बनाया है, v बराबर 2.61 मीटर पर सेकेंड इसका लास्ट आंसर हुआ। आखिरी क्वेश्चन सवाल नंबर 2 का क्वेश्चन मीन्स इसका आखिरी क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है ना हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर उसी का 8वां क्या है, बोला है NV मदार में गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन के बोहर मैग्नेट्रॉन का रियाजियाती मैथमेटिकल जाब्ता लिखिए। एक बार फिर से बताता हूँ, NV यानी देखो मैग्नेट, यहाँ पर मदार यानी जो एटम होता है, एटम का तो स्ट्रक्चर सभी को पता है। एटम के पास में जो है अलग अलग उसके मदार होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। तो उसमें से n यानी एक नंबर दिया है कोई तो भी, जैसे 2 4 5 6 जो भी हो सकता है। तो उस मदार के अंदर गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन के बोहर मैग्नेट्रॉन का रियाजियाती मैथमेटिकल जाब्ता लिखिए। तो इसका बोहर मैग्नेट्रॉन का जाब्ता यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑलरेडी दिया हूँ। बोहर मैग्नेट्रॉन का जाब्ता होता है EH/4πme। यहाँ पर क्या है, इन कांस्टेंट के नाम भी बता देता हूँ। जैसे E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसका चार्ज जो है तो यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ ही जाए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को E से दिखाया है। H क्या है यहाँ पर, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स का मुस्तकिल हम कह सकते हैं उर्दू में इसको। Me जो है यहाँ पर वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने इसके अंदर बताई है। इसके बाद हमारा शुरू होता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो है हमारा, सेक्शन बी जो है हम लोगों को जो पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है 24 मार्क के लिए। 24 मार्क के लिए इसके अंदर 12 क्वेश्चन है टोटल। सेक्शन बी जो है आपका, इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, कहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए, यहाँ पर बता रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या आपको पूछे।
सेक्शन बी है आपका टोटल 24 मार्क का, जिसमें से आपको 16 मार्क के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब क्या? मतलब आपको यहाँ पर जो है 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 12 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, पूरे हर क्वेश्चन को 2 मार्क है। यहाँ पर आपको 12 में से कोई 8 क्वेश्चन करने हैं, 12 में से कोई 8 क्वेश्चन करने हैं। 8 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए और हर क्वेश्चन को 2 मार्क है, तो इस हिसाब से ये कितने मार्क हो गए? 16। यानी आपको सेक्शन बी जो है वो 16 मार्क का कंपलसरी होता है। 24 मार्क का आता है क्योंकि 12 क्वेश्चन है ना, 12 दूनी 24, तो आपको 24 मार्क का सेक्शन बी आता है, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चन में से कोई 8 करने हैं। ठीक है, बस 8 ही करने हैं, कोई भी जो करना चाहो आप। तो यहाँ पर ये इस तरीके से होता है। तो आज हमारा ये जो लेक्चर है इसके अंदर क्या बोला है देख लेते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पर हम ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि आपको बोला गया है, पीडीएफ के बारे में आप व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास मेरा है ऑलरेडी, या फिर आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करके ऐप में से ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर अगर नहीं आपको मिल रही है तो मेरा जो है यूट्यूब चैनल, उसके कम्युनिटी टैब को चेक करते रहा करो। कम्युनिटी टैब जो है यूट्यूब चैनल का मेरा, मैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें अपलोड कर देता हूँ। इसका पीडीएफ का मैंने लिंक जो है फर्स्ट पार्ट का उसमें डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर इसको देख सकते हैं। एक गुजारिश है आप लोगों से, जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी तक के मेरे चैनल को शेयर कीजिए, हर वीडियो को शेयर कीजिए, जो जो आपको मिलती है शेयर कर दीजिए। उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको भी उसमें फ़ायदा हो जाएगा। हमारा फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारा चैनल ग्रोथ होगा, और हम यही चाहते हैं कि बच्चे हमसे जुड़कर रहे, सभी जगह तक के हमारा चैनल पहुँचे। और आपका ये फ़ायदा है कि आपको नया नया कंटेंट अच्छी क्वालिटी में कलरफुल नोट्स के साथ में, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कलरफुल कंटेंट के साथ में आपको ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। यहाँ पर कलरफुल लेने का वजह ये होती है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सवाल नंबर 3 का, यानी अब यहाँ से हमारा सेक्शन बी जो चालू हो रहा है उसके सवाल नंबर 3 से हम शुरू करेंगे और इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हम बनाएंगे। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।